जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। अब जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी मुल्क की नज़रियाती हदूद में वाक़ई तमाम ज़मीन रियासत की मलकियत होती है। और जैसे गुज़रे ज़मानों में, पहले ज़मानों में बादशाहों या राजाओं महाराजाओं की ज़ाती मलकियत होती थी, इसी ज़मीन के हसूल के लिए जंगें होती थी और रियासतों के हदूद फैलते या सिकुड़ते रहते थे। अब सवाल ये है कि ममलकत या रियासत इस ज़मीन को लेके क्या करती है? तो दोस्तों, सीधा सा जवाब है रेवेन्यू या दौलत की पैदावार। मगर कैसे? ज़मीन का बुनियादी और पहला मसरफ इंसानी आबादकारी यानी ज़रई पैदावार का अमल, यानी फसलें, अनाज, फल, सब्जियां वगैरह उगाना और उस इंसानी आबादकारी से लगान या टैक्स की मद में दौलत या रुपया इकट्ठा करना होता है। हजारों सालों से जारी ये अमल आज भी जारी है, मगर वक्त के गुजरने से इसमें तब्दीलियां और जिद्दत आती रहती है। याबी के लिए महकमे वजूद में आते हैं, कानून साजी होती है और आबादकारों को, या जिसे हम दूसरे लफ्जों में काश्तकार भी कह सकते हैं, हारी भी कह सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। बंजर और गैर आबाद जमीनों के आबादकारी के लिए नहरी निज़ाम को मौसर और उसके फैलाव को बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों तक पानी की रसाई मुमकिन हो। ज़मीन को छोटे कतात या ब्लॉक्स में इंतज़ामी तौर पर तकसीम किया जाता है, जिसे हम मौजा या देह भी कहते हैं। पंजाबी ज़बान में इसे चक भी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक हारी या एक आम शख्स की रसाई इस जमीन तक कैसे होती है? अब पुराने वक्तों में तो बादशाह या राजा महाराजा वफादारी या बहादुरी दिखाने के सिले में जमीन का एक हिस्सा किसी शख्स को दे देता था, जैसे हम आज के दौर में अलाट करना कहते हैं। वो जमीन उस शख्स की जागीर कहलाती थी और वो शख्स जागीरदार। फिर वो जागीरदार आम लोगों को बतौर किसान भर्ती करके काश्तकारी करवाता था और उस ज़रई पैदावार से हासिल शुदा आमदनी का एक हिस्सा शाही दरबार में हर साल जमा करवाता था। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता था जब तक कि बादशाह या राजा उससे राजी या खुश रहता था, या फिर किसी जंग की सूरत में दूसरा बादशाह या राजा आकर वही जमीन वापस ले लेता था या उसे उसी तरह जारी रहने देता था। अब मुत्तहदा हिंदुस्तान में अंग्रेजी दौर में भी यही सिलसिला देखा गया है, जो तकसीम हिंद के वक्त तक जारी रहा। तो दोस्तों, एक इंडियन फिल्म है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। अगर आप उसके चंद सीन देखें तो ये वाजे हो जाता है कि कैसे इंग्लिश हुक्मरान खुश होकर जमीन अलाट किया करते थे। तकसीम के बाद भारत में जमीनों को दोबारा से अलॉटमेंट और बड़ी जागीरों को छोटे हिस्सों में तकसीम करके आम किसानों को उनका मालिक बनाया गया। और ऐसा ही कुछ सिलसिला पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म एक्ट के बाद किया गया। गो कि पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका, मगर शुरुआत तो बहरहाल थी ही। तारीख के हिस्से को मुख्तसर करते हैं और सिर्फ एक मिसाल कि भावलपुर डिवीजन में 60 की दिहाई में एक नहर अब्बासिया लिंक कैनाल बनाई गई थी और चोलिस्तान के बंजर और सहराई जमीनों तक पानी को लाया गया और उसके बाद वहां नई आबादकारी और जमीनों की अलॉटमेंट हुई। और दोस्तों, आज जिला रहमियर खान गंदुम, कपास और गन्ने की पैदावार में शानदार नताज दे रहा है। शानदार फसलें होती हैं, शुगर मिल्स, खाद की फैक्ट्रियां और बहुत सारी इंडस्ट्रीज कायम हो चुके हैं। रोजगार के मौके पैदा हुए, कारोबार बढ़ा, तिजारत में इजाफा हुआ, नए मकानात और महल्लात वजूद में आए, नई आबादियां वजूद में आई। ये सब सिर्फ इसलिए कि वहां दरियाए सिंध से अब्बासिया लिंक कैनाल के जरिए पानी पहुंचाया गया और चोलिस्तान के वीरान और बंजर गैर आबाद जमीन को आबाद किया गया। अब अगर किसी को एक दफा जमीन का कोई हिस्सा कानूनी तौर पे अलाट कर दिया जाए बा मकसद आबादकारी, तो हुकूमत या रियासत उससे वो जमीन वापस नहीं लेती जब तक कि वो इस कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ वर्जी ना करे।
जैसे सरकारी महसूलात की अदायगी में फेल हो जाना, या फिर रियासत या हुकूमत को उस जमीन की किसी वजह से जरूरत हो, जैसा रेलवे लाइन की तनसीब या सड़क हाईवे की तामीर या कोई और वजह। फिर इसी सूरत में इस अलाटी को मुतबादिल या दूसरी जमीन भी दी जाती है, या फिर जमाना कीमत उसकी अदायगी हो जाती है। तो दोस्तों फिर साबित तो होता है ना कि जमीन रियासत की मलकियत होती है और इस पर काबिल शख्स सिर्फ एक अलाटी की हैसियत रखता है। अलबत्ता किसी माकूल वजह के बगैर उससे जमीन वापस नहीं ली जाती। सूबाई सतह पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत पटवारी से शुरू होकर कानून गो, फिर नायब तहसीलदार, तहसीलदार और आखिर में जिले के डिप्टी कमिश्नर जमीनों के मामलात और महसूलात के इंतजामात को देखते हैं, उनके जिम्मेदार होते हैं। सिंध में तहसील को तालुका कहते हैं। इसी मुनासबत से तहसीलदार को तालुकादार कहा जाता है। पटवारी का ओहदा सिंध में तप्पेदार के मुसाफी होता है। हर पटवारी या तप्पेदार अपने मौजे का इंचार्ज होता है। भारत में कुछ मकामात पर तहसीलदार को मामलादार भी कहते हैं। अब आबादियों के बढ़ने के साथ जरूरियात जिंदगी की तलब में भी इजाफा होता है, जैसा कि उनकी खुराक, रिहाइश, तालीम, सेहत, पीने का पानी, बिजली वगैरह सब कुछ। अब इन सब को हासिल करने के लिए दोस्तों रकम तो चाहिए, और ये रकम फिर हासिल होती है रोजगार से। उसी रोजगार की तलाश में आबादी का हिस्सा मौजू गांव या अपने देहात से शहरों की जानिब हिजरत करता है, जहां छोटे इलाकों की निस्बत रोजगार के मौके कुछ बेहतर होते हैं। इस तरह दीगर जरूरियात के साथ साथ रिहाइश गाहों की तलब में भी इजाफा हो जाता है, और फिर शहरी जायदाद की कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आता है। इस तरह नई आबादियां, नई बस्तियां आबाद हो जाती हैं। इस मकसद के लिए फिर नए इदारे भी वजूद में आते हैं, जैसा कि कराची में KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर में LDA, मुल्तान में MDA, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसके अलावा बहुत सारे और इदारे जैसे मुख्तलिफ सोसाइटियां वगैरह, DHA। अब DHA का जिक्र आया तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। 1982 के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट से पहले डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी होती थी, जो बाद में DHA एक्ट के बाद इसमें जम हो गई, मर्ज हो गई। अब ये बात याद रखने की है कि DHA अपने दायरा इख्तियार में आने वाली जमीनों या उन पर कायम प्लॉटों का मालिक नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ एक डेवलपर का किरदार अदा करता है। ऐसी तमाम जमीनों का असल मालिक मिलिट्री एस्टेट ऑफिस होता है। DHA हासिल शुदा जमीन को, जो जमीन उसे मिलिट्री की तरफ से दी जाती है, उसे हमवार करता है, रिहाइश के काबिल बनाता है, और फिर कानून के तहत उसके अलॉटमेंट करता है, जिसे हम लीज ए या लाइसेंस बराए तामीरात कहते हैं। असल लीज तो तामीर के बाद होती है, जिसे लीज बी कहा जाता है, जो कि मिलिट्री एस्टेट ऑफिस का नुमाइंदा आकर काम करता है। इसी तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से एक खास तरीके से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA या लाहौर या मुल्तान MDA जमीन हासिल करती है और उसे रिहाइश के काबिल बनाकर आम आवाम को रिहाइश के लिए पेश कर देती है। अब अगर रिहाइश के तलबगार शहरी ज्यादा हों और प्लॉटों की तादाद कम हो, तो फिर कुरअंदाजी से कामयाब उम्मीदवारों में अलॉटमेंट होती है, और ये तमाम इदारे अपने दायरा इख्तियार में आने वाली तमाम जमीनों और उन पर कायम प्लॉटों के खुद मालिक होते हैं, मां सिवाय DHA के। अब प्लॉट पर तामीरात की इजाजत बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देती है और चेक भी रखती है। इसी तरह से छोटे शहरों में तामीरात का ये सिलसिला, ये निगरानी का काम म्यूनिसिपैलिटी के इदारे करते हैं। तो दोस्तों गौर करें, आज से 200 साल पहले इस जमीन पर कभी किसी ने फ्लैट या अपार्टमेंट की शक्ल नहीं देखी थी। आबादियां खुदरा झाड़ियों की मानद वजूद में आती थी, और आज भी पुराने शहरों के कदीम रिहायशी इलाकों को अगर देखा जाए तो बाखूबी अंदाजा हो जाता है कि वहां तामीरात कैसी होती थी। तंग गुजरगाहें, पतली पतली गलियां, छोटे छोटे घरों के दरमियान फिर एक बड़ा सारा घर। बाकायदा मनसूबा बंदी से जदीद दौर के शहरों की मिसाल इस्लामाबाद है।
जो कि 60 की दिहाई से मंजर पर आना शुरू हुआ और आज पाकिस्तान का एक तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहर है, जिसे सलीके से बहुत ही खूबसूरती से आबाद किया गया है। तो दोस्तों, इससे अगले मरहले में अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ इकसाम और साइज के प्लॉटों का रकबा कैसे मालूम किया जाता है। हमेशा हर प्लॉट एक जैसा नहीं होता। इसके अलावा पाकिस्तान में ज़मीनों की कितनी इकसाम है या कितनी किस्मों में उनको तकसीम किया जाता है और उनकी पहचान क्या है, उनको भी देख लेते हैं। और दोस्तों, सबसे एक अहम सवाल कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक कौन है और क्यों है, और बहुत कुछ। तो फिर हमारे साथ रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में बहुत जल्द। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।